हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंत आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट की एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं। जनवरी माह में 23 तारीख तिथि निर्धारित की गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम होगा। तो उसी के आधार पर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को काफी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, जिसको वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई ऐसी चीज लगती है जो आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उन्हीं चीजों से हम काफी आगे को सीखते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकें। तो चलिए, आज हम यहाँ पर फरवरी 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बाल विकास और हिंदी विषय को लेकर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, बाल विकास का जो सिद्धांत है वो काफी सिद्धांत होते हैं, जैसे अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत बाल विकास के हैं, परंतु अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है। कोई वहां पे शक्तिमान की तरह कोई शक्ति का सिद्धांत बाल विकास में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखना सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। कभी कभी होता है कि हम नहीं सीख पाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो इसका मतलब कि ये तीनों ही अगर होते हैं तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं। भाई, अच्छी स्मृति की विशेषताएं तो अच्छी ही होंगी ना। शीघ्र पहचानना भी उसकी विशेषता होगी, जल्दी से याद करने में भी उसकी पहचान होगी, और इमेजिनेशन भी उसका अच्छा होगा। तो यानी कि ये सभी इसका भी करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे तो ये सभी वाले ऑप्शन काफी आए हैं इसमें। देखते हैं आगे को भी। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर, वातावरण पर, अनुभव की भूमिका पर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। देखिए, अगर हम सही अर्थ जानना चाहते हैं तो ऑप्शन सी सही होगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, परंतु इसी के अंतर्गत आपका प्रक्रिया पर बल भी आएगा, और इसी के अंतर्गत आपका वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल भी आएगा। तो इसका आंसर भी होगा आपका उपयुक्त सभी। सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो सीखने के नियम हमारे थॉर्नडाइक महाशय ने दिए हैं। जो 3 नियम थे, सीखने के मुख्य नियम 3 थे, ठीक है। उसके बाद सहायक नियम भी बताए हैं, लेकिन जो मुख्य नियम थे वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। ये 3 नियम इन्होंने मुख्य नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, यहां पर बात हो रही है मानसिक आयु के प्रत्यय का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम। अब आप ध्यान से देखिए, हमने 3 बार इस प्रश्न को इसलिए पढ़ा है। कभी कभी आपको लगता है कि बुद्धि का पूछा है, या मानसिक आयु का पूछा है, या विकास का पूछा है। तो इसका आंसर है आपका बिने साइमन। बिने साइमन ने इसका मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, शारीरिक और वृद्धि को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास, जब देखिए हमने आपको जब अपने बाल विकास के कॉन्सेप्ट की क्लास में भी बताया था कि वृद्धि और विकास 2 होते हैं, लेकिन जब शारीरिक वृद्धि और विकास को एक साथ लेके चलेंगे, अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो अभिवृद्धि होगा। विकास क्या होता है? विकास और वृद्धि एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे की ग्रोथ होगी, जब उसकी वृद्धि होगी तो उसका विकास भी होगा। बट ये है कि अभिवृद्धि आपको दिखाई देती है और विकास आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जहां पे शारीरिक वृद्धि की बात आ रही है तो उसको हम अभिवृद्धि कहेंगे, क्योंकि शारीरिक विकास का मतलब होता है आपका, या वृद्धि का मतलब होता है जैसे कि हाथ पैरों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, फेस के उसके बॉडी का ग्रोथ करना, तो वो आपका शारीरिक वृद्धि में आता है। अगला प्रश्न, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो कथन के बारे में तो कुछ एक्सप्लेन क्या करें, ये फिलहाल आपका रॉस का कथन है, ये रॉस का कथन है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम आपस में जब बातें करते हैं तब भी ये कहते हैं, मतलब अक्सर बातें होती रहती हैं कि हर बच्चे में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर बच्चे की कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। अगर 99, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट अगर 99% भी बच्चे में कोई बुराई है तो एक उसकी अच्छाई जरूर होती है, एक उसकी क्वालिटी ऐसी होती है जो सब में नहीं मिल सकती आसानी से। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान भाई जब किस पे सर्च चल रही है या किसके बारे में बात हो रही है, तो शिक्षक के बारे में नहीं हो रही है, शिक्षक की प्रक्रिया के बारे में बात नहीं हो रही है, विद्यालय के बारे में बात नहीं हो रही है, वहां पे बात हो रही है बालक की, वहां पर बात हो रही है बालक की। तो बाल मनोविज्ञान बालक का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टलवाद। गेस्टलवाद का आपने अगर पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट जो था इनका, तो उसके हिसाब से सूझ का सिद्धांत गेस्टलवादियों ने एक चिंपैंजी पर जो अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था, तो उससे उन्होंने निर्धारित किया कि हाँ, जो हमारा माइंड है वो एकदम से सडन काम करता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वो गेस्टलवादी का था। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है गेस्टलवाद, जिसमें इनका मानना था कि भाई इंसान कोई भी हो, उसको जब आइडिया आता है तो सडन आता है एकदम। वो जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसको सडन से एकदम आइडिया आता है, तो उस हिसाब से वो जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उथल पुथल। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ, देखिए संवेग क्या होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो कब कम हो रही हैं, कब ज्यादा हो रही हैं, तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं, क्रोध और भय अलग हो जाएगा, स्नेह और प्रेम ये हैं, लेकिन ये उत्तेजना या भाव में उथल पुथल से ही आएंगे, क्योंकि खाली गुस्से और भय को भी हम संवेग नहीं कह सकते, खाली प्यार और स्नेह को भी नहीं कह सकते, लेकिन उत्तेजना और भाव में उथल पुथल में ये दोनों ही पॉइंट्स आपके ऊपर के मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ही सी ऑप्शन आपका बना है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। कौशल, भाई ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे बच्चे को भी सिखा रहे हैं कोई चीज, तो सबसे पहले आपके अनुकरण से सीखता है। कल्पनाशीलता से तो काफी एज बाद आपको समझ में आएगा, बट अगर छोटे से बच्चे से भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमें किस तरह से सीखता है, वो अनुकरण, जैसा हम करना चाहते हैं या करते हैं वो वैसा ही करता है। अगर माँ अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है या हाथ से कपड़े धो रही है या बर्तन धो रही है, तो बच्चा उसी को देख के क्या करता है, कोशिश करता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा घर में, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो अगर माँ रोटी बना रही है तो बच्चा क्या करता है, आटे की गोली मांगता है या बनाने को कहता है, और फिर वही मतलब थोड़ा कोशिश करता है कि वो रोटी बेल सके, तो वो अनुकरण से ही संभव है। चलिए, सीखना है, सीखना क्या है? सीखना अब व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा विकास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो सभी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीखने से हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में भी चेंज लाते हैं, सीखने से हम आगे भी बढ़ते हैं, और सीखने से कई ऐसी चीजें आती हैं, जैसे कि भाई बचपन में बच्चे क्या होते हैं, बचपन में बच्चे जिसको देखते हैं, अगर घर में कोई अगर मम्मी को देखेंगे तो कहेंगे मम्मी हम भी, छोटे बच्चे होते हैं, हम शादी करेंगे, हम इससे शादी करेंगे, हम उससे शादी करेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। जब वो स्कूल जाता है तो उसे टीचर पसंद आने लग जाते हैं। घर में क्यों होता है, घर में ज्यादा बात होती नहीं है, छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, मेरी शादी करा दो, उसने टीवी में देखा, कार्टून्स में देखा, तो ऐसी बातें करता है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसको टीचर दिखाई देता है, तो वो टीचर लगता है, अरे वाह टीचर एक बहुत अच्छी चीज, तो मुझे टीचर बनना है। धीरे धीरे वो कभी उसको डॉक्टर बनना होता है, कभी उसको इंजीनियर बनना होता है, कभी उसे पायलट बनना होता है। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं सीखने में। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। शैशवावस्था होती कौन सी है?
हालांकि सबके मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग है, लेकिन गर्भावस्था से सेकंड स्टेज जो होती है आपकी शैशवावस्था निर्धारित की गई है। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि आपकी मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो आपको बता देंगे हम, एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? देखिए कथन किसका है, ये आपको डेफिनेशंस पढ़नी ही पड़ेंगी। बस कोशिश करिएगा कि हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो वो जो अलग चीज आपको दिखाई जाएगी, जैसे कि इसमें सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता बोली गई है, इसमें बस इतना अंतर है जो है हरलॉक के अनुसार। तो परिभाषा में आपको हल्का सा बस अंतर देखना होगा कि इसमें ये अलग है, हरलॉक ने ये कहा है तो थॉर्नडाइक ने ये कहा है। तो आपका किसी ने कुछ, जितने भी डीवी ने ये कहा है, गिलफोर्ड ने ये कहा है, रॉस ने ये कहा है, तो ये सब चीजें आपको जितनी अलग आपको छोटी सी डेफिनेशन में मिलेगा उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अच्छा सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत, ओके, लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है, या फिर आपका मैकडूगल का है? तो ये है आपका डार्विन का। किसका है? डार्विन का। प्रश्न नंबर 19, बिनेट साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। भाई ये तो बहुत ही जाना पहचाना है और इसको आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी होगा। अब ये है कि देखिए बुद्धि तो दो जगह आई हुई है। साइमन बिनेट या बिनेट साइमन परीक्षण द्वारा किसको नापा जाता है? भाई सामान्य बुद्धि को नापा जाता है या आपका विशिष्ट बुद्धि को नापा जाता है? यहाँ आपको आंसर तो मिल गया कि बुद्धि को मापा जाता है, लेकिन कौन सी बुद्धि को नापा जाता है? तो यह बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन बिने ने किया था, जो है विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। तो विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत बिने साइमन के परीक्षण में किया गया। अगला है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और ये सभी। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर हम देखेंगे 2014 में कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे आए हैं, जिससे अगर आपने थोड़ा भी ढंग से अगर सीडीपी को पढ़ा है, बाल विकास को पढ़ा है, तो बहुत ही आराम से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। अब बताइए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या हो सकता है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों पर का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। हाँ, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा आसानी से। क्या होगा? डी, कि सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। भाई सीखना, लर्निंग किसे कहते हैं? कौशल में अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिगत समायोजन। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है उसमें आपको ये तीनों ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो व्यवहार में परिमार्जन, अगर कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ विकास हो रहा है, कुछ सीख रहा है, तो व्यवहार में परिमार्जन में ही सब कुछ आ जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, उसको खुद सजेस्ट करेंगे कि उसको सजेशन देने के लिए एक अच्छे काउंसलर का काम करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो कक्षा 4 का अगर बच्चा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा, उसको इतनी समझ नहीं होगी। तो हम उसे पेरेंट्स से शिकायत करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे तो वो भी उतना काम नहीं करेगा, लेकिन भाग्य पर छोड़ना तो सबसे ज्यादा गलत है। हाँ, लेकिन हम उसे खुद एक काउंसलर की तरह अगर समझाएंगे तो बच्चा जरूर समझने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ, तो फर्स्ट टू फिफ्थ अगर मूल्यों की शिक्षा यानी कि हमें नैतिक शिक्षा या चारित्रिक शिक्षा देनी है, तो हम कैसे देंगे? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन द्वारा।
अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन द्वारा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बच्चा जब प्राथमिक स्तर पे होता है तो वो अनुकरण द्वारा ही सीखता है, तो अध्यापक के व्यवहार से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। देखिए आप ध्यान से समझिए, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर, यानी कि जितनी उसकी उम्र है उससे अगर ज्यादा बच्चा क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासु है, तो यानी कि वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, यानी कि जो क्वालिटी है उससे ज्यादा हर चीज को जानने की। आपने देखा होगा कक्षा में भी बच्चे अपने अपने हर तरीके के होते हैं, कुछ बच्चे बहिर्मुखी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ज्यादा नहीं बोलते, संकोची होते हैं, कुछ ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। तो लेकिन जो अपनी बाहर वाली अभिव्यक्ति को भी सीखना चाहता है या बाहर की हर चीजों को सीखना चाहता है, जो उसके लेवल से भी बाहर है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक और आपका मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। देखिए जहां पे व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मिल रहा है तो सबसे पहले हमें आंसर ही मिल गया है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ये इसका सही आंसर है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है जो अपने पर ही डिपेंड होता है, यानी कि अंतर्मुखी होता है या बहिर्मुखी होता है या उभयमुखी होता है या सामाजिक निर्भर होता है, तो इसका सही आंसर है आपका अंतर्मुखी। क्यों, ये हम आपको बताना चाहेंगे। आत्म केंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है, ऐसे ही व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं और तथा इनकी दोस्ती भी कुछ बहुत कम ही लोगों से होती है। बहिर्मुखी क्या होते हैं, भैया किसी से भी दोस्ती, 2 मिनट कहीं गए और सबको अपना दोस्त बना लिया, लेकिन अंतर्मुखी जो होते हैं वो अपने में ही घुल के रहते हैं, ज्यादा किसी से बोलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य या फिर आपका नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। कौन सा सही आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो नीचे ही देखा था हमने। हाँ, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, मूल्यों के वर्गीकरण। मूल्य हमेशा ही आदर्श मूलक होते हैं जिसमें सामाजिक, शिक्षण के नैतिक व सांस्कृतिक मूल्य आदि शामिल होते हैं, तो इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, कौन सा वाणी दोष नहीं है। तो देखेंगे हम अगर ध्यान से, तो धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है धीरे बोलने की, कुछ लोगों की आदत होती है तेज बोलने की, तो ये आपका धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं कहलाएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होता है, तो ये होता है आपका जन्मजात तथा अर्जित। 2 तरह की अभिप्रेरणाएं होती हैं, एक होती है जन्मजात। अभिप्रेरणा क्या होता है, जब हम किसी से कोई चीज सीखते हैं, कुछ चीजें हमारी प्रवृत्ति में है तो उसे कहते हैं हम जन्मजात, जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीजें होती हैं हम जन्म के बाद अपने आप में बदलाव लाते हैं, तो उसे कहते हैं आपका अर्जित, जिसे हम गेन करते हैं, दूसरों से सीखते हैं। तो ये था हमारा बाल विकास का आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। अब इसी के पार्ट 2 में हम हिंदी को समझेंगे। 2014 में कौन सी हिंदी आई थी, इसी के पार्ट 2 में हम हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में अपने 2014 के, जिसमें हम हिंदी को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।